नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश। विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार बनाए रखने का प्रावधान है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्षी पार्टियां संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक 2021 का समर्थन करेंगी। संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पारित। वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा, कानून का उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की मदद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद की 9वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री आज शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम और मिजोरम के बीच सीमा पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। देशव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक 50 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.40% हुई। पिछले 24 घंटों में कोविड के 35,499 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी काउंसलिंग और प्रायोगिक कार्यकलापों के लिए स्कूल जा सकते हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण आज शाम नई दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार देने का प्रावधान है। विधेयक को पेश करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस कानून की मांग की थी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक का समर्थन करेगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां संविधान की 127वें संशोधन विधेयक 2021 का संसद में समर्थन करेंगी। संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधेयक देश के पिछड़े वर्ग और गरीबों के हित में है। श्री खड़गे ने कहा कि वे इस विधेयक पर दोनों सदनों में चर्चा कराना चाहते हैं। विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल का हम समर्थन करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं आज जो पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन हो रहा है उसी वक्त वो चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। बाकी के मुद्दे अपने जगह पे है। ये मुद्दा बैकवर्ड क्लास के हित में और देश के हित में, इसीलिए हम एक होकर इसको जल्द से जल्द पास करने के लिए तैयार हो गए। इस अवसर पर शिवसेना, डीएमके, समाजवादी पार्टी और एनसीपी के नेता भी उपस्थित थे। इन दलों ने भी विधेयक का समर्थन किया है। संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। आज लोकसभा में ये विधेयक बिना चर्चा पारित किया गया, जबकि राज्यसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ये विधेयक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। विधेयक में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध तरीके से पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है। यदि बैंक में जमा राशि प्रतिबंधित हो जाती है तो निगम अंतरिम आधार पर जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को बीमित राशि का भुगतान करना होगा। विधेयक के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की सहायता करना है।
इस विधेयक के पारित हो जाने से पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक और अन्य बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा। बीमा कवर की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। भारतीय तेल कंपनियों के पास वर्तमान में पर्याप्त क्षमता है और वे भविष्य में पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लोकसभा को इसकी जानकारी देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में प्रतिवर्ष तेल शोधन क्षमता 249.2 MMT है, जो वर्तमान मांग 214 MMT को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों के मुद्दे, बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर चर्चा कराई जानी है और सदन को इसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी के मुद्दे को उठाए जाने के तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के प्रयासों का समर्थन किया। शोर शराबा जारी रहने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले राज्यसभा में भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश की आजादी के संघर्ष में अपनी जीवन का बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऊपरी सदन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले भारतीय दल की भी सराहना की। सभापति ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक न केवल पदक जीतने की संख्या के मामले में बल्कि प्रदर्शन के मामले में भी भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। उन्होंने कहा कि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर देश को गर्व है। The young and confident Neeraj Chopra, the last contestant of the games of our country. He is the youngest, 23-year-old. For our contingent on the 7th of August, did our nation proud with his golden javelin throw. The way he dominated the field right from the word go, never seen before, made our people rejoice as it was a statement of we too can do it. In the process, he brought curtains down on decades of despair. His feat helps in healing the festering wound of recurrent despair. श्री नायडू ने अन्य एथलीटों और पुरुष तथा महिला हॉकी टीमों की शानदार खेल प्रदर्शन की भी सराहना की। उधर लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 और 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए। इससे पहले लोकसभा की बैठक 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले 12:30 बजे तक, फिर 2 बजे तक, फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक और पहलवान बजरंग पूनिया के कांस्य पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। उनकी जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है। इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलंपिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने त्रिपुरा में पार्टी सदस्यों पर कथित रूप से हमले के विरोध में संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया।
इसके अलावा पंजाब से कांग्रेसी सांसद, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने भी किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। ये दल तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। 19,500 करोड़ रुपए से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कुछ ही दिनों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और ये लोगों के लिए ये तय करने का अवसर है कि वे 25 वर्षों में देश को कहां देखना चाहते हैं। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है, चाहे वो खरीफ हो या रबी मौसम। इससे करीब 1,70,000 करोड़ रुपए धान के लिए और करीब 85,000 करोड़ रुपए गेहूं की फसल के लिए सीधे किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP शुरू किया गया है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी, उसकी हर सुविधा मिले। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में देश में दालों के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।
उन्होंने देश के किसानों से कुछ साल पहले दालों की कमी होने पर दालों का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। श्री मोदी ने कहा कि भारत पहली बार कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंचा है। देश ने कोविड महामारी के दौरान कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हमने बीते 1.5 वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है। इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरूकता आई है। मोटे अनाज की, सब्जियों और फलों की, मसालों की, ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान के लाभार्थियों से भी बातचीत की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश। विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार बनाए रखने का प्रावधान है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्षी पार्टियां संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक 2021 का समर्थन करेंगी। संसद में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पारित। वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा, कानून का उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की मदद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद की 9वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री आज शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम और मिजोरम की सीमा पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। देशव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक 50 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.40% हुई। पिछले 24 घंटे में कोविड के 35,499 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी काउंसलिंग और प्रायोगिक कार्यकलापों के लिए स्कूल जा सकते हैं। और भारतीय खेल प्राधिकरण आज शाम नई दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये पहला अवसर है जब सुरक्षा परिषद में एक विशेष एजेंडा के रूप में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। इसका शीर्षक है समुद्री सुरक्षा में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण। बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली तथा प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के भाग लेने की उम्मीद है। खुली बहस में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही महासागरों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सभ्यता पर आधारित लोक नीति समुद्र को साझा शांति और समृद्धि के प्रवर्तक के रूप में देखती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 2015 में सागर के दृष्टिकोण को सामने रखा। यह महासागरों के सतत उपयोग के लिए सहकारी उपायों पर केंद्रित है और सुरक्षित तथा स्थिर समुद्री क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत प्रशांत समुद्री पहल के माध्यम से इस विचार को और विस्तार दिया गया था। इसके तहत समुद्री सुरक्षा के 7 स्तंभों को रेखांकित किया गया था, जिनमें शामिल है समुद्री पारितंत्र, आपदा के जोखिम को कम करना और प्रबंधन तथा व्यापार संपर्क और समुद्री परिवहन। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शाम 5:30 से एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
2016 में शुरू हुए उज्ज्वला के पहले चरण के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। अप्रैल 2018 में इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक पिछड़े वर्गों, चाय बागान, वन और द्वीप निवासियों सहित 7 अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को शामिल किया गया। बाद में अगस्त 2019 में इसके तहत संशोधित लक्ष्य 8 करोड़ LPG कनेक्शन देने का तय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। उज्ज्वला के दूसरे चरण में ये 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन कम आय वाले उन परिवारों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे जो पहले चरण में कवर नहीं हो पाए थे। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले मिजोरम के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर असम और मिजोरम के बीच सीमा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में बातचीत की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 50 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 16,11,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 39,686 रोगी स्वस्थ भी हुए। ठीक होने की दर 97.4% तक पहुंच गई है। अब तक 3 करोड़ 11 लाख से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 35,499 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 2 करोड़ 33 लाख से अधिक टीके राज्यों के पास शेष हैं। 8,39,000 कोविड रोधी टीकों की डोज जल्द ही दी जाएगी। दिल्ली में आज से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खुल गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूलों में दाखिला और काउंसलिंग के अलावा बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रायोगिक कार्यकलापों के लिए स्कूल जा सकते हैं। आज से कोविड प्रतिबंधों में और छूट दी गई है। सरकार के दिशा निर्देशों के कड़े अनुपालन के साथ प्राधिकृत साप्ताहिक बाजार खोले गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के दोनों टीके लगवा चुके लोगों को 15 अगस्त से मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 15 दिन पहले पूर्ण टीकाकरण करवा चुके लोगों को पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसमें पंजीकरण कराना होगा। अब व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर कोविड रोधी टीका प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क से 3 सरल अनुदेशों का पालन करके प्रमाण पत्र निकाला जा सकता है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9013151515 पर कोविड सर्टिफिकेट टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद लोगों को OTP के जरिए प्रमाण पत्र मिल सकेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। स्वतंत्रता आंदोलन में अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज का संस्कृति संदेश भारत छोड़ो आंदोलन को समर्पित है। आज जब देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में इतिहास की उन सभी घटनाओं का स्मरण होना स्वाभाविक है जिन्हें आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भी उन्हीं में से एक है। इस आंदोलन की नींव तो तभी पड़ गई थी जब विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था। आंदोलन के लिए 9 अगस्त को चुनने के पीछे एक और कारण भी था। 1925 में 9 अगस्त को ही ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के लिए बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड किया था। इसकी याद को ताजा रखने के लिए भगत सिंह ने हर वर्ष 9 अगस्त को पूरे देश में काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा आरंभ कर दी थी। इस दिन बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठा होते थे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। समय की मांग को देखते हुए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 की रात में ही बंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को
करो या मरो का आदेश जारी कर दिया। 9 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री ने इस आंदोलन को प्रचंड रूप दे दिया। 9 अगस्त 1942 को सूरज उगने से पहले ही कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इसकी वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। गांधी जी के नजरबंद होने के बाद भी देश भर के युवा कार्यकर्ता आंदोलन चलाते रहे। कॉलेजों की बजाय उन्होंने जेल का रास्ता अपनाया। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार को एहसास हो गया था कि अब भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक संदेश में श्री नायडू ने देश के नागरिकों से भारत के उन बहादुर बेटे बेटियों के अनगिनत बलिदानों को याद करने का आह्वान किया, जिन्होंने देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए इस आंदोलन में भाग लिया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारत छोड़ो आंदोलन की भावना पूरे देश में फैली और इसने युवाओं में जोश भरा। आगामी गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें मांगी गई हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नाम देने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें पद्म पुरस्कार पोर्टल padmaAwards.gov.in पर केवल ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश के पदक विजेताओं को आज शाम नई दिल्ली में सम्मानित करेगा। सम्मान समारोह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 32वें ओलंपिक खेलों का कल समापन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए कार्यबल का गठन किया है। मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा का अनुमान है। मुंबई में भी हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई और कोलकाता में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वर्षा होने और धूल भरी आंधी की संभावना है। जम्मू में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वर्षा या धूल भरी आंधी की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश। विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार बनाए रखने का प्रावधान है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्षी पार्टियां संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक 2021 का समर्थन करेंगी। संसद में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कानून का उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की मदद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद की 9वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री आज शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम और मिजोरम की सीमा पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। देशव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक 50 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.40% हुई। पिछले 24 घंटों में कोविड के 35,499 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी काउंसलिंग और प्रायोगिक क्रियाकलापों के लिए स्कूल जा सकते हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।